को और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के बाद आइए अब हम देखते हैं कि जैव भू रसायन चक्र किसे कहते हैं, जिसे बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जैव भू रसायन चक्र कहते किसे हैं। यहाँ पे जो जैव शब्द का मतलब है ये जीवित चीजों से है, जो भू का मतलब है वो पृथ्वी से है, और रसायन का मतलब जो उनकी रासायनिक क्रिया होती है उनके बीच में, और चक्र मतलब ये एक साइकिल के रूप में सर्कुलेट करता है। ठीक है, इसमें से तो ऐसे में लेकिन ये जो साइकिल के रूप में रासायनिक क्रिया जो हो रही है ये कैसे हो रही है, तो क्योंकि पारितंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र आप पहले से हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों ने उम्मीद है कि देखा होगा, तो वहां पे आप जैविक और अजैविक तत्वों को भी समझ गए होंगे। तो जो जैविक तत्व होते हैं और जो अजैविक तत्व होते हैं, जब इनके बीच आपके जो भी पोषक तत्व होते हैं और जो अन्य तत्व होते हैं, जब इनका जिसे कहते हैं कि आवागमन होता है इनके बीच में, किसके बीच में, जैविक और अजैविक के बीच में, तो जैविक चीजें क्या हो जाती हैं, जैसे आपका मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये जैविक हो गए। अजैविक तत्वों में जो है ताप, वर्षा, मिट्टी इत्यादि वगैरह, इन सबको जो है अजैविक। तो इन जो मिट्टियां होती हैं, इस मिट्टी में भी एक छोटा सा डायग्राम है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में आपका इसमें तमाम तरह के पोषक तत्व होते हैं। जैसे जो आप कहते हैं, जहाँ पे एक शब्द जो यूज हुआ है जियोकेमिकल, तो जियोकेमिकल के अंतर्गत क्या क्या होता है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, वो जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, तो ये सारे जो तत्व होते हैं, ये सारे तत्व जो है मिट्टी में होते हैं। मिट्टी से ये तत्व जो होते हैं सीधे आपके पेड़ पौधों में जाते हैं। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, इन तत्वों को जो है रसारोहण की क्रिया द्वारा इनको ले लेते हैं, और जब इनको जड़ों से जो है जब इनको ये लेते हैं, तो जड़ों से लेने के बाद ये इनके फल और फूल पत्तियों में चले जाते हैं। जब इनके फल फूल पत्तियों में जाते हैं, तो इन फल फूल पत्तियों को कौन खाता है, इसे शाकाहारी जीव खाते हैं। और शाकाहारी जीव खाता है तो उसे कौन खाता है, मांसाहारी जीव खाता है। मांसाहारी जो है उसे कौन खाता है, सर्वाहारी जीव खाता है। और सर्वाहारी ये सब को कौन खाता है, इसे डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, जिसे हम अपघटनकर्ता कहते हैं। तो देखा जाए तो शुरुआत हो रही है वो आपके मिट्टी के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को जो मौजूद होते हैं, इन तत्वों को ये पेड़ पौधे लेते हैं, और इन पेड़ पौधों से वो चीजें शाकाहारी और मांसाहारी, सर्वाहारी और में जाता है। और जाने के बाद जिसे कहते हैं, जब उनको डिकम्पोजर्स जो है, अपघटनकर्ता जो होते हैं, जब उसको डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज करने के बाद वो पुनः जिसे कहते हैं आके इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। और जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। तो इसमें एक सामान्य सी परिभाषा आप देखेंगे कि जो जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं, जो भी जैविक अजैविक फैक्टर होते हैं, ठीक है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं, इनके मध्य जो पोषक तत्व अन्य तत्वों के आवागमन से ये संबंधित होते हैं, क्योंकि ये चक्र के रूप में चलते हैं, साइकिल होती रहती है। तो इसीलिए उस पारितंत्र में जैविक अजैविक तत्वों के माध्यम से यात्रा करते रहते हैं। और जब यात्रा करते रहते हैं तो क्योंकि इसमें रासायनिक क्रियाओं के, जैसे ये सारे पोषक तत्व हैं, तो जो भी जमीन के नीचे आपके तत्व होते हैं, ये घोल क्रिया के द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या होते हैं, वो पौधों में जाते हैं, और पौधों में एज ए ग्लूकोज के रूप में रहते हैं। बाकी आपके शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में जाते हैं, और इस प्रकार से डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज करते हैं। कोई भी अगर पेड़ पौधा है तो उसकी पत्तियां टूट गई, उसकी डंठल टूट गई, कोई इंसान है वो मरता है तो जलाया जाता है, या मान लिया गाड़ा आता है, तो कहीं ना कहीं वो डिकम्पोज हो रहा है, वो जमीन में मिल रहा है। कोई जानवर है वो मरा तो वो भी कहीं ना कहीं जमीन में आया। तो जब वो मरते हैं तो उन पौधों के, उन जैविक जीवों के शरीर में जो भी तत्व रहते हैं वो आकर मिट्टी में मिलते हैं, और जब मिट्टी में मिलते हैं तो पुनः ये पौधे उनको पुनः ग्रहण करते हैं। और जब पुनः ग्रहण करते हैं तो क्योंकि क्योंकि जैविक चीज, ये अजैविक चीजें इस जैविक के माध्यम से पुनः आपके अजैविक चीजों में जाके मिल जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा। इसको समझने के लिए इस साइकिल कैसे चलती है, एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपने पानी है, अब बारिश होती है, तो बारिश हुई, जमीन में पानी इकट्ठा हुआ, ठीक है, अब पानी हुआ, पानी वेपराइज हुआ, फिर आकाश में गया, फिर वहां से पानी बरसा, तो एक साइकिल चल रही है, ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है, उसको आप तो इसी तरह से नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन की भी अपनी एक साइकिल, ठीक है, आपकी जो है सोडियम यहाँ पे भूमि में मिलता है, जमीन में मिलता है, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, और जब पौधे ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं तो उसके ग्लूकोज बनाते हैं वो क्या होता है, बाकी पौधों में जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तत्व हैं वो क्रमशः पौधों से अन्य जंतुओं में होते होते और अंत में आकर मिट्टी में फिर मिल जा रहे हैं। तो क्योंकि इसमें एक रासायनिक क्रिया हो रही है, इसीलिए इसको जैव भू रासायनिक तत्व, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं।
अब प्रश्न तो ये भी आ जाता है कि सब सही शब्द क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र है कि भू जैव रासायनिक चक्र है। तो इस पर से कहते हैं कि अलग अलग विचार है भूगोलवेत्ताओं में, वनस्पति शास्त्रियों में भी और जंतु शास्त्रियों में भी, कि उन लोगों ने शब्द अपनी अपनी जगह दोनों सही माने जा सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया जो होती है ये वास्तव में, क्योंकि इसमें चीजें यहाँ से जैविक में जा रही हैं और जैविक में जाने के बाद रासायनिक क्रियाएं होते होते अंत में आकर अजैविक चीजों में मिल जा रही हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि शुरुआत आपकी जैविक से हो रही है, क्योंकि जो तत्व हैं जमीन के अंदर इन तत्वों को पहले पौधे ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसे जैव शब्द पहले आता है और भू बाद में आता है। लेकिन कुछ वनस्पति शास्त्री या क्या नाम है जो जंतु शास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है इसे भूजैव रसायन चक्र, क्योंकि पहले सारे पोषक तत्व भूमि में ही रहते हैं और भूमि में होने के बाद से कहते हैं कि पौधों में उत्पादक में जाते हैं और उसके बाद से बाकी प्रोसेस इनका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये भूजैव रासायनिक चक्र, भूजैव रसायन चक्र के रूप में इसको जानते हैं। तो शब्द दोनों में बहुत डिफरेंस तो नहीं है, ये भूगोलवेत्ताओं के अपने अपने मत हैं या वनस्पति शास्त्रियों के अपने अपने मत हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये नाम दे दिया जाता है, तो इस पे बहुत ही वो नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो सही शब्द, क्योंकि सबसे पहले पोषक तत्व यहाँ पड़े हैं, इनको ग्रहण पहले पौधे कर रहे हैं, इसलिए जैव शब्द लाना ही ज्यादा सही होगा। तो इसलिए इसका नाम क्या जाता है, जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। अब ये जैव रसायन चक्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये जैव रसायन चक्र के वास्तव में दो प्रकार होते हैं। एक गैसीय चक्र होता है जिसे गैसीय साइकिल कहते हैं, और दूसरा इसे कहते हैं अवसादी चक्र होता है जिसे सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। तो जो गैसीय साइकिल होता है इसमें कौन कौन आता है, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो ये जो है आपकी, क्योंकि ये कहीं कहीं ये गैसीय फॉर्म में ये सारा क्रिया संपन्न होती है और कहीं कहीं ये ठोस फॉर्म में जो है सारी चीजें, सॉलिड फॉर्म में जो है आपके सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसे गैसीय चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र। जल चक्र पे हो सकता है कुछ लोग को ऑब्जेक्शन रहे कि जल चक्र क्या गैसीय चक्र में आएगा, जल तो लिक्विड फॉर्म है, लेकिन जल जो गमन करता है वो वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में रहता है, इसीलिए इसे सॉलिड रूप में ना रखते हुए इसे जल चक्र को जो है गैसीय फॉर्म में ही रखा गया है या गैसीय साइकिल के रूप में ही इसको रखा गया है। और इसी में आपका ऑक्सीजन चक्र भी आता है। लेकिन जब हम अवसादी चक्र के रूप में कहते हैं, जैसे फास्फोरस चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, तो इस प्रकार से इसके दो प्रकार के रूप होते हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं हुई हैं ये तो आपका एक प्रकार से समझिए कि पारिस्थितिकी की चीजें रह गई हैं। अब आपके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भूगोल में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भूगोल में जो इससे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, तो उसमें क्वेश्चन इस तरह का बना सकता है कि जैव भू रसायन चक्र की जो क्रिया होती है ये भूमध्य रेखा पर ज्यादा तेज होती है कि ध्रुवों पर काफी तेज होती है, मतलब क्या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या यह कम होता है कि बढ़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि जो जैव रासायनिक चक्र की जो क्रिया होती है ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन के जो आसपास का क्षेत्र होता है वहां काफी तेजी से ये चलता है। अब ऐसा क्यों होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास ही जैव रासायनिक चक्र की क्रियाएं काफी तेज होती हैं, क्या कारण है इसका? तो इसका उत्तर बड़ा सिंपल सा है कि क्योंकि इक्वेटर लाइन के पास जो भूमध्य रेखा होती है जिसे हम लोग 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इस विषुवत रेखा के जो है आसपास जो है तापमान भी ज्यादा होता है और यहाँ वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। तो ताप भी ज्यादा होता है तो वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ वनस्पतियों की अधिकता होती है और जब वनस्पतियों की अधिकता होती है तो उनको खाने के लिए जानवर भी होते हैं। तो क्योंकि इन क्षेत्रों में विशालकाय जानवर भी मिलते हैं, तो जब विशालकाय जानवर मिलते हैं और विशालकाय वृक्ष मिलते हैं, जैव विविधता बहुत ज्यादा रहती है, तो इनमें जो है क्योंकि वहाँ जैविक अजैविक तत्वों का भरमार रहता है, तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि वहां पे वर्षा भी ज्यादा है, वहां तापमान भी ज्यादा है, वनस्पतियां भी ज्यादा हैं और जानवर भी ज्यादा हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ये क्रिया काफी तेजी से सर्कुलेट करती है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से पोलर की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो क्रमशः ये क्रिया कम होते 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 और ध्रुवों पर ही क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। तो ये भूगोल के दृष्टि से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा भूजैव रसायन चक्र क्रिया आपके किस प्रकार के वन में होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन उठाता है तो आपका भूमध्य रेखा जो क्या नाम है विषुवत रेखा जो वन होता है सबसे ज्यादा क्रिया वहां पर होगी, शीतोष्ण वन में उससे कम होगी, टैगा टुंडा वन में टैगा में उससे कम होगा, टुंडा में सबसे कम होगा। लेकिन ये क्रिया सबसे कम कहाँ होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, चाहे वो वनों का नाम देकर पूछेगा कि आपके भूमध्य रेखीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, या कहेगा
टैगा वन, टुंड्रा वन, इसमें क्रम लगाने कह सकता है, या ऐसा नाम दे सकता है कि कोई वनीय क्षेत्र, कोई जिसे कहते हैं घास का मैदान, कोई आपका टुंड्रा, कोई मरुस्थल, तो इनका सीक्वेंस कह सकता है। कथन कारण क्वेश्चन बना सकता है कि जैव भू रसायन चक्र भूमध्य रेखा पर काफी तेजी से संपन्न होता है और क्रमशः जो है कारण देगा कि क्रमशः जो है क्योंकि ताप वर्षा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होते जाता है, तो दोनों कथन सही है क्योंकि भूमध्य रेखा पर ये काफी तेजी से संपन्न होता है और क्रमशः ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर जो है ये क्रमशः कम होता जाता है। तो जैसा भी क्वेश्चन ये बनाएगा उस तरह से इसको देखने का प्रयास करेगा। ये कंफ्यूजन की बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है कि जैव भू रसायन चक्र क्या है। जो भी आपके जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं इनके बीच तत्वों का प्रवाह है, ठीक है। ये तत्वों का जो प्रवाह रहता है, आवागमन रहता है, तो ये तत्व कौन कौन से, जो भी जमीन के अंदर तत्व होते हैं उन तत्वों को पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे जब ग्रहण करते हैं तो पौधे से क्या होता है कि वो आपके शाकाहारी जीव में जाता है, शाकाहारी से मांसाहारी जीव में जाता है, मांसाहारी से सर्वाहारी में जाता है, सर्वाहारी से डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद ये क्या पुनः आकर मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार इसका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोगों ने लिखा भी है अपने उसमें कि जैसे अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि मान लिया कोई बहुत बड़ा विद्वान मनीषी है, कोई जिसे कहते हैं, तो अब विद्वान व्यक्ति है। अब विद्वान व्यक्ति से कहते हैं एग्जाम्पल में क्या, मान लो विद्वान व्यक्ति ने कोई चीज़ खाया, कोई भी फल खाया, फूल खाया, तो कहीं ना कहीं वो कैल्शियम उसके शरीर में गया। वो कैल्शियम जब उस विद्वान व्यक्ति के शरीर से जब वो डिकम्पोज होता है और जब आप मिट्टी में आके मिलता है तो जिसे कहते हैं कि वो किसी पौधे में जाता है। अब जब मिट्टी से उस पौधे में जाएगा, अब पौधे में जब जाता है, क्योंकि पौधे को क्या मालूम, वो तो कुछ भी जो भी मिलेगा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जब पौधे में जाता है तो पौधे से जब वो किसी दूसरे बच्चे में जाता है तो उस बच्चे में उस विद्वान व्यक्ति के गुण चले जाते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों ने लिखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि किसी जिसे कहते हैं कि मान लो कोई जानवर है, कोई जंगली प्रवृत्ति का जानवर है, कोई सौम्य प्रवृत्ति का जानवर है, तो जैसे मान लिया गाय को लेते हैं। अब गाय सौम्य प्रवृत्ति की है तो गाय का भी जो खाती है, तो जब गाय के जो भी उसके शरीर में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जब वो आपके मिट्टी में आता है तो मिट्टी से उसको शाकाहारी जीव खाते हैं। अब शाकाहारी जीव से उसके फल फूल पत्ती में जाता है, उस फल फूल पत्ती को किसी बच्चे ने खाया तो उसके अंदर वो सौम्यता का गुण जाता है। तो या शेर का है, तो अगर शेर का वो जो फास्फोरस कैल्शियम है वो जिसे कहते हैं जब मरता है और मिट्टी में मिलता है, तो जब उस मिट्टी को जिसे कहते हैं मिट्टी से वो पौधे में जाता है और पौधे को जिस भी पौधे ने उसे शेर वाले कैल्शियम फास्फोरस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और जब उसको कोई बच्चा खाता है तो उसके अंदर शेर का गुण आ जाता है, ठीक है, बचपन से ही दहाड़ता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है, ये ऐसा भी लिखा, कुछ लोगों ने लिखा है जिस चीज को जो है आप देख सकते हैं। तो ये अपने अंदर, इसीलिए जो बच्चे भी होते हैं वो अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। कहते हैं जैसा खान पान होता है वैसा ही आपका जो है व्यवहार भी रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी सनातन संस्कृति में भी ऐसा कहा गया है कि हाँ, इसीलिए खान पान अच्छा रखना चाहिए, जिससे अच्छे विचार होते हैं, अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। तो उन सब का भी एक लॉजिक यहाँ पे ये बनता है, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये एक टॉपिक आपका रहा जैव भू रसायन चक्र, जिसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, इस पर विशेष